हेलो। गुड इवनिंग ऑल, वंस अगेन यू आर वेलकम टू प्लेटफॉर्म। आइए साथियों, प्लेटफॉर्म के इस ऐप चैनल यूट्यूब चैनल पे मैं भास्कर पांडे आप तमाम लोग का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए जुड़िए और जुड़कर आज का सेशन का लाभ उठाइए, क्योंकि साथियों अभी नहीं तो कभी नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि कर चले कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो समय बहुत कम है, करना बहुत अधिक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे, ठीक है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ना से भला देर सही। तो आराम से देखिए वीडियो, एक एक सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट होगा और आपका एक एक सेकेंड का हिसाब होगा, आपका समय वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप अपना राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपनी कमी को बताइएगा, है ना। और जो कमी रह जाएगी फिर अगला वीडियो में पूरा किया जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो का शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन क्या है तो देखिए, आज का सेशन में है कोट क्वेश्चंस। आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला वो कहां से है तो निश्चित वह क्वेश्चन हमारा रहने वाला कोर्ट से है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि याचिका के तीन प्रकार क्या हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे याचिका के बारे में बताएं, तो याचिका सबसे पहले है क्या भाई, तो कोर्ट में दरखास्त देना, है ना। कोर्ट में दरखास्त देना यही क्या कहलाता है, याचिका कहलाता है, ठीक है। तो याचिका के कितने प्रकार, हम कितने प्रकार से कोर्ट में अपना हम मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए, पहला है न्यायालय याचिका। न्यायालय याचिका में क्या होता है भाई, तो किसी कानूनी समस्या के समाधान के लिए न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्रवाई का अनुरोध करना ही क्या कहलाता है, न्यायालय याचिका कहलाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि न्यायालय याचिका के बारे में बताइए, तो क्या बताइएगा कि किसी कानूनी समस्या के, कौन सी समस्या भाई, तो क्योंकि न्यायालय में केवल कानूनी काम होते हैं, तो किसी कानूनी समस्या के समाधान के लिए यानी उसके खात्मा के लिए न्यायाधीश द्वारा, किसके द्वारा, जजेस के द्वारा न्यायिक कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई जो न्यायालय के द्वारा की जाएगी उसी का अनुरोध करना ही क्या कहलाता है, न्यायालय याचिका कहलाता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा है ऑनलाइन याचिका, यानी जिसको कहते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से आप दरखास्त देते हैं, है ना, अपनी बात को रखने के लिए आप वहां आवेदन करते हैं, उसी कहते हैं ऑनलाइन याचिका। क्या है ऑनलाइन याचिका, जन समर्थन जुटाने के लिए, जन समर्थन, जन माने व्यक्ति, समर्थन माने उसके यानी उसके साथ समर्थन जुटाने के लिए याचिकाएं ऑनलाइन पोस्ट की जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑनलाइन याचिका कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारा है, कहते हैं सार्वजनिक याचिका। क्या है ये सार्वजनिक याचिका, सार्वजनिक का मतलब जिसमें सभी का मत होता है, सभी के द्वारा दिया जाता है। तो सार्वजनिक याचिका क्या है, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए जनता द्वारा दायर की गई याचिका। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारा वैकेंसी आती है और वैकेंसी निकालने के बाद उसका एग्जाम नहीं लिया जाता, या एग्जाम निकला परीक्षा भी हो जाती फिर निरस्त कर दिया जाता है, या फिर एग्जाम का डेट पर डेट बढ़ता है। तो देखेंगे विद्यार्थियों का समूह सभी लोग क्या करते हैं, जाकर के याचिका दायर करते हैं कोर्ट में, है ना। तो वो उस तरीका का याचिका कौन सा याचिका कहलाएगा, तो सार्वजनिक याचिका कहलाएगा, ठीक है ना। तो सार्वजनिक याचिका में क्या होगा भाई, तो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को, अब जैसे मान के चले परीक्षा तो हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट भी हो गया, पता चला उसकी पोस्टिंग नहीं हो रही है ना, पोस्टिंग भी हो गया, पता चला कुछ दिन के बाद उसको फिर से कैंसिल कर दिया, अब कहा कि इसमें जो बैठे थे सबको सस्पेंड किया जाता है, अब फिर से इसकी बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस तरीका का जो मुद्दा आता है उसको कोर्ट में लोग क्या करते हैं, याचिका दायर करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, है ना, वही हो गया हमारा सार्वजनिक याचिका। बोले कोई डाउट किसी को। तो अगर इस तरीका से प्रश्न आता है कि याचिका के तीन प्रकार क्या हैं, यानी वहां पर जो हम अपनी दरखास्त देते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो रखने के कितने प्रकार हैं, तो तीन प्रकार हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है,
धारा 303 कब लगती है? देखिए धारा 303 कब लगती है भाई? तो कहता है कि धारा 303 आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब वैसा व्यक्ति जिस पर आरोप सिद्ध कर दिए गए हैं और उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल गया है ना, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है कि सजा पाए। तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की जो सजा पाता है व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड, अब पता चला कि कोई लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में है, वो उसके मतलब उम्र कैद की सजा भोग रहा है और उसके बाद वो क्या करता है, उसी जेल में जहां वो है वही किसी और की हत्या कर देता है। यही कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड, जो कोई आजीवन कारावास की सजा के तहत हत्या करता है, उसका सजा हो गया आजीवन कारावास और वो फिर और किसी की हत्या कर देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसको कोई व्यक्ति है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, वो उम्र कैद की सजा हो गई और इसके बावजूद वो फिर क्या किया, एक और हत्या कर दिया, तो वैसे व्यक्ति को कौन से धारा 303 के तहत उसे कौन सी सजा दी जाएगी, तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। ठीक है ना। दंड में क्या होगा, उसके दंड में क्या होगा, तो मृत्यु हो सकता है, संज्ञेय गैर जमानती, कभी उसका जमानत नहीं होगा, यानी पूरे जीवन भर वही सड़ेगा। ठीक है ना। सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय, सेशन न्यायालय पता ही है सेशन न्यायालय क्या है भाई, अब फौजदारी आपका सेशन न्यायालय क्या है और आपका फिर क्या उसको बोलते हैं व्यवहारिक न्यायालय क्या है। तो सेशन न्यायालय में क्या होता है, सेशन जज क्या करते हैं, तो जो अपराध होता है तो अपराध का निपटारा करते हैं, तो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय गैर समनीय होगा, यानी फिर उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, उसको जीवन भर के लिए क्या किया जाएगा, उसी में सड़ा करके मार दिया जाएगा, है ना। चलिए कोई डाउट? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आर्टिकल 89 क्या कहता है? क्या है भाई आर्टिकल 89? तो कहता है कि अनुच्छेद 89 में भारत का संविधान किसकी वर्णन है? अनुच्छेद 89 में किसका? तो भारत का संविधान का वर्णन है। क्या है संविधान का वर्णन? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अभी भी आपने देखा कि उपराष्ट्रपति का अभी तुरंत चयन हुआ है ना, अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो चयन हुआ है, तो उप चयन हुआ, तो फिर उपराष्ट्रपति को कौन सी पद दी जाएगी, किसके उपराष्ट्रपति प्रधान होंगे, है ना। तो इसी में चर्चा किसमें है, तो 1(9) में चर्चा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा का क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे। राज्यसभा का मुखिया कौन होंगे, तो उपराष्ट्रपति होंगे। किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 89 में कहा गया है। और क्या कहा गया भाई, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। और उसी में कहा गया है कि जैसे अभी आपने देखा कि अभी इसके पहले जो उपराष्ट्रपति थे पद पर रहते हुए अस्वस्थता के कारण, जैसा कि उन्होंने बताया, उससे जब पूछा गया उनसे कि आखिर पद त्यागने का कारण क्या, तो उन्होंने कहा कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं अपने मैं पद से मुक्त होना चाहता हूं। तो इस स्थिति में तो पद खाली हो गया उपराष्ट्रपति का। तो वैसे कंडीशन में 89 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा क्या करेगी, क्योंकि बिना राजा का राज्य नहीं चलता। तो निश्चित है कि आपके क्या होते हैं, ये जो राज्यसभा होते हैं इसके प्रधान कौन होते हैं भाई, तो इसके प्रधान होते हैं उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है या किसी कारणवश उसे हटाया जाता है तो वह पद खाली हो जाता है, राजा का पद खाली होता है। तो क्या कहता है कि राज्यसभा ऐसे कंडीशन में क्या एक्शन लेगी, तो राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को, उसी में से जो मनोनीत सदस्य है, किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगा। जैसे राजा मारा गया, बाद में राजा मारा गया तो निश्चित है, जब जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा कि जब रावण की मृत्यु हो जाती है, रावण को मार गिराया जाता है ना, रावण की हत्या हो जाती है, उनको मार गिराया जाता है, तो वैसे कंडीशन में लंका का राजा क्या होता है, लंका का जो राजा वाला पद है वो खाली हो जाता है। तो राम क्या करते हैं, वहां के लोगों के सहमति से विभीषण को राजगद्दी देते हैं, है ना। तो यही कहा गया यहां पर कि अगर लोग मतलब राज्यसभा का अगर सभापति का अगर पद खाली है तो वैसे कंडीशन में राज्यसभा के लोग जो मनोनीत लोग होंगे वो क्या करेंगे भाई, तो उसी में से किसी एक को अपना उपसभापति चुनेगी। और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तक राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। चलिए क्लियर है, हमारी बात। अगले देखिए क्या कहता है, मुकदमा कब लिखा जाता है। ऐसा है कि आप ऐसे थोड़े कोर्ट में जाएंगे जब मच्छी हुआ, घूमते घूमते गए, मार्केट है
गए घूमते घूमते जाके मुकदमा कर दिया, तो मुकदमा करने दायर करने के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ नियम होती है। आखिर वो नियम क्या है भाई, कैसे मुकदमा दायर किया जाता है? यह बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन लॉजिकल प्रश्न है। अगर पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में कि बताइए मुकदमा कब दायर किया जाता है, तो कब दायर किया जाता है समझिए और अच्छे से समझिए और अपने इंटरव्यू को एक नया आकार दीजिए, आयाम तक पहुंचाइए। कहता है एक मुकदमा तब शुरू होता है जब एक शिकायत या याचिका, वही हो गया शिकायत का मतलब क्या हो गया, किसी के बारे में कंप्लेन करना, याचिका यानी दरखास्त के द्वारा, है ना, लिखित रूप से क्या करना, याचिका, जिसे अभिवचन, अभिवचन जिसको सही से वचन मतलब वचन नहीं के अभिवचन के रूप में जाना जाता है, अदालत में दायर की जाती है। यानी कहने का मतलब कोई सताया हुआ व्यक्ति जो समाज से, घर से, परिवार से सताया हुआ, कानून से सताया हुआ व्यक्ति जब याचिका दायर करता है, उसके ऊपर जब जैसे मान के कोई मानहानि का दावा ठोकता है, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का दावा ठोकता है, तो है ना, कोई अटेम्प्ट टू छिनताई का दावा ठोकता है कि हमारे साथ जो है बिल्कुल मैं जा रहा था, मुझे रास्ते में ये कर लिया गया मेरे साथ, कोई अटेम्प्ट टू रेप का केस करता है, तो याचिका जो होते हैं जब उनके साथ कोई अभिवचन होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं और जाकर के अदालत में क्या कोर्ट में जाकर के क्या करते हैं कि याचिका देते हैं, एक याचिका दायर करते हैं, एक दरखास्त देते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं, तब उनका केस क्या हो जाता है, दर्ज हो जाता है। क्लियर है? बात को आगे बढ़ाते हैं, देखते कहता है ट्रिब्यूनल का क्या अर्थ होता है। ट्रिब्यूनल देखिए अक्सर पूछा जाता है, आप जब पहले इंटरव्यू में बैठे होंगे तो आपसे ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा गया होगा, फर्स्ट इंटरव्यू जब पैनल चल रहा था तो कहता है कि ये ट्रिब्यूनल का क्या अर्थ होता है। तो देखिए कहता है कि न्याय की एक अदालत, किसकी अदालत भाई, तो न्याय की एक अदालत, न्याय का स्थान या आसन, इसे भी कहा जाता है कि ट्रिब्यूनल मजिस्ट्रेटों के बैठने के लिए एक ऊंचा मंच जैसा कि प्राचीन रोमन बेसिलिका में होता है। आप देखे होंगे जब आप कोर्ट जाएंगे तो देखिएगा जज साहब के लिए क्या होता है, एक बड़ा सा कुर्सी लगा रहता है बैठने के लिए, रहता है कि नहीं रहता है। तो वही क्या कहता है कि न्याय की एक अदालत, वैसा अदालत जहां क्या किया जाता है, तो न्याय किया जाता है। न्याय का स्थान वैसा स्थान जहां न्याय होता है। आसन, तो न्याय स्थान या आसन, तो जो न्यायालय का जो आसन होता है जहां न्याय किया जाता है, जो स्टेज जिसको कह सकते हैं, दूसरी फोरम कह सकते हैं दूसरी भाषा में, तो आसन इसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूनल। क्या कहा जाता है उस स्थान को, ट्रिब्यूनल कहा जाता है। मजिस्ट्रेटों के जो जजेज होते हैं उनके बैठने के लिए एक ऊंचा मंच होता है, पता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ऊंचा मंच होता है जिसपे जज बैठे हुए होते हैं, जैसा कि प्राचीन रोमन में होता था, राजा ऊंचा में बैठता था, प्रजा नीचे में रहता था। तो बेसिलिका में होता है, प्राचीन रोमन कहां होता है, बेसिलिका में होता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल है वो कहां से संबंधित भाई, तो प्राचीन रोमन की जो प्राचीन जो संस्कृति थी उसमें राजा को बैठने के लिए क्या दिया जाता था, तो बेसिलिका, है ना। तो बेसिलिका वहां का जो कोर्ट उठ होगा, वहां जो ऊंचा स्थान होगा, उसी को बैठने वाला जगह क्या बना, वही बना ट्रिब्यूनल। क्या बना जरा बोल दीजिएगा, ट्रिब्यूनल। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट किसी को? चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। सीआरपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, 9 नई धाराएं हैं। सीआरपीसी में 9 नई धाराएं हैं और 39 उप धाराएं जोड़ी गई है। सीआरपीसी में 9 जो है नई धाराएं जोड़े गए और 39 उप धाराएं जोड़ी गई है। पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, पहले कितना थी, 484 थी, है ना, और अब उसमें 9 नई जुड़ा है और 39 उप हुआ, है ना। 40 नई धारा जुड़ गया और उप जो है 39 गो धाराएं उसमें जोड़ी गई है। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितने धाराएं भाई? अगला प्रश्न देखिए यहां से आ गया कि भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? 357। यहां से प्रश्न देखिए, आप टाइपिंग वाले मिस्टेक कर दिए, यहां पर से आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता में, कहां जरा बोल दीजिएगा, भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो क्या याद रखेंगे आप, 357 है। लेकिन सीआरपीसी में कुल कितनी धाराएं भाई? तो 484 प्लस 9 कर दीजिए, उधर में हो गया 39। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। पता कि 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? तो कहता है कि संविधान
17वां संविधान विधेयक 1992 के साथ संलग्न उद्देश्य और कारणों का विवरण, जिसे संविधान अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित किया गया था। तो कब हुआ था यह संशोधन भाई? 1992 में। 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। आर्टिकल 322 क्या है? देखिए पूछे जाने वाले प्रश्न है। आर्टिकल 322 क्या है भाई? तो कहता है कि अनुच्छेद 322 भारतीय संविधान, कौन सा संविधान भाई? तो अनुच्छेद 322 भारतीय संविधान 1950 संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों वृंद को या उनके संबंध में संदेह कोई वेतन, भत्ते और पेंशन है, यथा स्थिति भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर आधारित किए जाएंगे, है ना? निधि पर पारित किए जाएंगे, पारित किए जाएंगे। ठीक है, यह सब बातें किसके अंदर है? तो आर्टिकल 322 के अंतर्गत है। बोलो कोई दिक्कत? बात को आगे बढ़ाते हैं। सीआरपीसी की धारा 451 क्या है? तो देखिए सीआरपीसी की धारा 451 का उद्देश्य, सबसे पहले बताइए सीआरपीसी क्या है, बताइए जरा आप लोग जी। तो सीआरपीसी क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 451 का क्या उद्देश्य है? तो कहता है इस धारा का उद्देश्य यह है कि कोई भी संपत्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के नियंत्रण में है, उसके निपटन के संबंध में न्यायालय द्वारा न्याय संगत एवं उचित आदेश के तहत निपटान किया जाना चाहिए। यह किसकी में वर्णित है भाई? तो सीआरपीसी 451 में वर्णित है। उम्मीद है यह भी समझ में आया होगा कि सीआरपीसी धारा 451 क्या है। कहता कि धारा 144 कब लगाई जाती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, कॉमन क्वेश्चन है, और यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। तो कैसे इसको याद रखना, अच्छे से बताना है। तो कहता है कि जब मानव यानी व्यक्ति, जब मानव जीवन या संपत्ति को कोई खतरा या क्षति होती है, यानी मानव जीवन को, यानी व्यक्ति का जीवन में या उसके संपत्ति को किसी तरह का क्या होता है भाई? कोई खतरा या क्षति होता है, तो धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता का लागू की जाती है। अब जैसे आप देखे होंगे 144, जैसे कि अब किसी मानव जीवन संपत्ति को कोई खतरा है, अब जैसे मान के चलिए अभी दो गुट में लड़ाई हो गई, दो गुट में लड़ाई हो गई, दो धर्म में लड़ाई हो गई, दो संप्रदाय के बीच लड़ाई हो गई, तो उस लड़ाई को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा दिया जाता है? एक धारा 144 लगा दिया जाता है, जिससे कि वहां का स्थिति क्या हो जाए? शांति पूर्ण हो जाए। तो शांति पूर्ण स्थापित करने के लिए धारा 144 लगाया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, आर्टिकल 151 क्या है? क्या है 151 भाई? कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक और अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति है। किसके अंदर भाई? ये सब किसके अंदर में है? तो अनुच्छेद 151 में है। तो आपसे अगर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में क्या है भाई, तो आर्टिकल 151 क्या है, अनुच्छेद 151 क्या है भाई? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा, नागरिक जो है उसके मानवाधिकार, जो व्यक्ति जो भारत के नागरिक है तो उसकी मानव की रक्षा के अधिकार के न्यायपालिका का क्या है? संवैधानिक जनादेश भी शामिल है। न्यायपालिका के द्वारा क्या भाई? तो जनादेश यानी जन की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक और अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति है। किसके बाद? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। किसकी रक्षा के लिए? मानवों की रक्षा के लिए,
मानव जनादेश के लिए, मानव के अधिकार के लिए ये रक्षा की अनुच्छेद किसमें मिलता है? आर्टिकल 151 में, जिसको कहते हैं व्यक्ति की सुरक्षा, जिसको कह सकते हैं व्यक्ति की सुरक्षा। आपने सुना होगा, जैसे मान के चलिए अभी जैसे बहुत ऐसे मिल जाएंगे आपको कि जैसे मान उनको कोई जान मारने की धमकी मिल गई, तो पता चला फिर उनको सरकार के द्वारा क्या प्रोवाइड किया गया? गार्ड दिया गया, है ना, कि आपको जो है चले 2 राफेलधारी आपको मिल गए, 1 राफेलधारी मिल गए, ताकि वह आपकी रक्षा कर सके, है ना। वही हो गया मानवाधिकार की रक्षा। यानी यहाँ पे हर किसी की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ कानून बने हुए हैं। तो मानवाधिकार की रक्षा के लिए कौन से कानून है? 151। भारतीय न्याय संहिता में कितने सेक्शन हैं? देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे इसको, VVI समझ के याद रखेंगे। भारतीय न्याय संहिता में कितने सेक्शन है भाई? तो भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्यायों में कुल 511 धाराओं का संशोधन किया गया था। कितने धाराओं का? 511 धाराओं का संशोधन किया गया था। जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 में, ध्यान दीजिएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 20 अध्यायों में, पहले कितना था? 23 अध्यायों में, लेकिन 2023 के अनुसार 20 अध्यायों में 358 धाराएं हैं। तो दोनों का देख लीजिएगा, पुदिया की आपका 23 से पहले वाला और फिर 23 वाला धारा है। BNSS में 10 नई धाराएं जोड़ी गई है। BNSS में, पुदिया की BNSS में नई कितने धाराएं जोड़ी गई है? कितने नई धारा जोड़ी गई है? यहां से प्रश्न उठ आ सकता है कि आप मुझे बताइए कि BANS में कितने नई धाराएं जोड़ी गई है? तो क्या बताइएगा? 10 नई धाराएं जोड़ी गई है और भारतीय दंड संहिता के 20 प्रावधानों को हटा दिया गया है। क्लियर है? कोई डाउट? CRPC और BNS में क्या अंतर? देखिए प्रश्न से पूछे जाने वाले प्रश्न है, VVI समझ के इसको भी लिख लीजिएगा, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। क्या भाई? तो CRPC और BNS में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है जरा देख लीजिएगा। CRPC की प्रक्रियात्मक कठोरता के विपरीत, CRPC का जो प्रक्रिया होता है वो कठोरता के क्या होता है? विपरीत होता है। अब BNS एक प्रगतिशील है, यानी विपरीत नहीं, वो क्या है? प्रगतिशील, यानी आगे बढ़ाता है। अनुकूली और समावेशी कानूनी शब्दावली प्रदान करता है, जो आधुनिक सामाजिक जटिलताओं और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि CRPC की प्रक्रियात्मक क्या होता है? थोड़ा कठोरता होता है, कठोरता के विपरीत। CRPC की प्रक्रिया क्या होता है? कठोरता के विपरीत, उसके उल्टा काम करता है। जबकि BNS क्या करता है? प्रगतिशील है, जो पॉजिटिव वे में काम करता है, तो पॉजिटिव वे में काम करता है। अनुकूली, एकदम अनुकूल में उसको अपने रूप में ढाल लेता है। और समावेशी, उसमें समा करके, उसमें मिल करके, उसे मिल करके कानूनी शब्दावली प्रदान करता है, यानी उसको समझा बुझा करके, है ना। एक हो गया कि कठोर कदम उठाना, अब चोरी करके आए हैं, बंद कर साले को, ये हो गया। एक हो गया चोरी करके आए हैं, अब उसे समस्या पूछा गया कि भाई तुमने चोरी क्यों किया, क्या कारण रहा, क्या वजह रहा है, पहले बताइए। तो उसकी बातों को सुनना, उसकी समस्या को देखते हुए और फिर उस पर कार्रवाई करना, ये हो गया किसके अंतर्गत? BNSS के। जबकि CRPC के अंतर्गत क्या होता है? उल्टा काम करती है, चोरी करके आया ढकल दो अंदर, ये होता है। चलिए आगे देखिए, आर्टिकल 323(1) क्या कहता भाई? तो आर्टिकल 301 क्या कहता? देखिए, संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रति वर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उसकी एक प्रति उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हो जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति का कारण स्पष्ट करने वाले एक प्रस्ताव सहित संसद। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा कि आर्टिकल 323(1) क्या है, ठीक है। क्या है भाई? तो संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कितने माने राष्ट्रपति द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, उसका एक रिपोर्ट तैयार करे, ढांचा तैयार करे, खाका तैयार करे,
और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उसकी क्या करेंगे, एक प्रति अपने पास रखेंगे, एक नकल रखेंगे, और उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जो काम किया उसके मामले में, है ना, हो जहां उन्हें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसे स्वीकृति के कारण स्पष्ट करने वाले एक प्रस्ताव जो संसद में चला जाएगा। वाद संख्या क्या होती है भाई, तो वाद संख्या क्या होती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, थोड़ा समझ भी लीजिएगा। कहते हैं कि वाद संख्या, सबसे पहले वाद जानिए, वाद क्या होता है भाई, तो वाद का मतलब क्या हो गया, वादी कहा जाता है जो मुकदमा दायर करता है, तो वाद का मतलब मुकदमा समझ लीजिए, वाद का मतलब क्या हो जाएगा, मुकदमा। तो कहता है कि वाद संख्या क्या, जैसे सुने कि इतना मुकदमा नंबर इतना चल रहा अभी, है ना, तो बहुत सारे मुकदमा भी भारत में हमारा पेंडिंग है, तो वाद संख्या क्या होती है, तो देखिए कहता है कि वाद संख्या दावा संख्या के लिए एक पुराना शब्द है, इसका इस्तेमाल पहले ब्रिटिश शब्दावली व्यवस्था में किया जाता था, यह शब्द ऑस्ट्रेलिया में भी इस्तेमाल होता रहा है और ऑस्ट्रेलियाई अदालती रिकॉर्ड की खोज में वाद संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। आया समझ में, कहां का बात है, ऑस्ट्रेलिया का बात है, कहां का बात है भाई, पहले भारत में भी होता था अंग्रेजों के समय में, लेकिन फिर यहां से क्या हो गया, पुराना शब्द बन गया और आज भी ऑस्ट्रेलिया में शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके बारे में, वाद संख्या के बारे में। याचिका का क्या अर्थ होता है, देखिए प्रश्नाहिक याचिका क्या है भाई, कोई संदेह नहीं किसी तरह का। याचिका क्या है, तो कहता है कि सरकार या किसी सार्वजनिक संस्था से, सरकार या किसी सार्वजनिक संस्था से किसी चीज को बदलने की प्रार्थना को क्या कहते हैं, याचिका कहते हैं, जिसको पिटीशन बोले ना, हम कोर्ट में पिटीशन दिए हैं, दरखास्त दिए हैं, पिटीशन कहते हैं। कानून के क्षेत्र में किसी न्यायालय से किसी तरह का अनुतोष या रिलीफ जैसे कोई आदेश की मांग करते हुए की गई प्रार्थना को क्या कहते हैं, याचिका। अब जैसे मान के चलिए किसी को मतलब क्या हो गया, किसी को उम्र कैद हो गया, अब वो चाहता है कि सर हम अस्वस्थ हैं, जैसे आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम, आसाराम बापू अक्सर पिटीशन देते हैं, गुरमीत राम रहीम भी देखे अक्सर आते रहते हैं बाहर। अब वो सब क्या है, उम्र कैद सजा याफ्ता है। अब मान चलिए उनको इच्छा है कि भाई हम अस्वस्थ है या किसी कारण बस हम बाहर आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, तो कोर्ट को क्या देंगे, अपना पिटीशन देंगे, अपने उसमें कारण लिखेंगे कि हमें कुछ दिन की मोहलत दिया जाए, छुट्टी दिया जाए, यहां से छोड़ा जाए। तो वही जो कारण जो व्यक्त करके जो लिखित रूप से देंगे वही उनका क्या कहलाएगा, तो उनका याचिका कहलाएगा। या सुनो, जिसको आप कह सकते हैं बेल, है ना, बेल के लिए किया गया दरखास्त या दिया गया दरखास्त ही क्या कहलाएगा, याचिका कहलाएगा। क्लियर है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में, किस समय की बात हो रही है जरा बोल दीजिएगा, करेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, यानी इस समय, वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है भाई, तो 470 अनुच्छेद तथा 12 क्या है, अनुसूचियां हैं, और ये 25 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है भाई, 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में कितने थे, 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में विभाजित थे, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार इसको बेबी समझ के पढ़ लीजिएगा, हो सके आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं अभी वर्तमान में, तो 470 है तथा 12 क्या है, अनुसूचियां हैं, और ये 25 भागों में विभाजित है। सबसे पूछ दे कि ये जो 470 जो अनुच्छेद है वो कितने भागों में विभाजित है, यहां से प्रश्न निकल कर आ सकता है कि कितने भागों में विभाजित है, तो आप बोल सकते हैं या 25 भागों में विभाजित है। कितने भागों में भाई, तो 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय, यानी जिस समय इसका निर्माण हुआ था मूल संविधान में, जब मूल संविधान था तो उसमें 375 अनुच्छेद थे, अभी 470 है, पहले 395 थे, जो कि कितने भागों में बटे हुए थे, तो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, अभी कितने अनुसूचियां हैं, तो 12 है, और उस समय कितने अनुसूचियां थी इसके निर्माण से पहले, 8 अनुसूचियां। तो आपको इस तरीका से पूछा जा सकता था कि 395 अनुच्छेद में अनुच्छेद को कितने भागों में बांटा गया है। 3-4 प्रश्न यहां से निकल सकते हैं कि 395 अनुच्छेद
जिसमें कि 395 अनुच्छेद को कितने भागों में रखा गया था? तो 22 भागों में। तो उसके कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अभी कितने अनुच्छेद है? 470 है। अभी कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अभी कितने भागों में बांटे गए हैं? तो 25 भागों में विभाजित है। 4-5 प्रश्न यहां से निकल के आ सकते हैं। यह सुनो, धारा 307 कब लागू होती है भाई? कब 307 धारा लागू होता है? तो कहता है कि प्रावधान इसका क्या है? आईपीसी की धारा 307 के अनुसार हत्या का प्रयास उस कृत्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इस इरादे या ज्ञान के साथ किया जाता है कि यदि इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया तो इसका परिणाम किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो सकता है। यानी अटेम्प्ट टू मर्डर 307 कब लगता है? अटेम्प्ट टू मर्डर। अब जैसे कोई आदमी व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, उसको 5 आदमी मिलकर घेर लिया और मर डंडा मर लाठी, तो वो जो केस करने जाएगा तो कौन सा केस बनेगा? अटेम्प्ट टू मर्डर बनेगा। तो उसको किस धारा के अंतर्गत उसको रखा जाएगा? 370 में क्या कहता है भाई? तो 370 में 307 क्या कहता है? हत्या का प्रयास। हत्या का प्रयास। बोले क्लियर है? अगला हमारा है सीपीसी की धारा 10 क्या है? सीपीसी की धारा 10 क्या है? ये बता नहीं सकते सीपीसी क्या है? क्या है सीपीसी? बोले नहीं पता। चलिए, तो सीपीसी की धारा 10 क्या है? कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 में, यानी सीपीसी का मतलब क्या हो जाएगा? सिविल प्रक्रिया संहिता, है ना? 1908 की धारा 10 में विचाराधीन सिद्धांत का समावेश है जो विभिन्न न्यायालय में एक ही पक्ष के बीच एक ही मामले पर कई मुकदमों को रोकता है। इस प्रावधान का प्राथमिक उद्देश्य समान मुद्दों पर समानांतर कार्यवाही से बचना, विरोधाभासी निर्णय और न्यायिक अकुशलता को रोकना है। अकुशलता को क्या करना है? रोकना है। क्लियर है? क्लियर है? आर्टिकल 243 ओ में क्या है? आर्टिकल 243 ओ में क्या है भाई? तो अनुच्छेद 243 ओ में चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का निषेध भारत का संविधान में है। अनुच्छेद 243 में क्या है? चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का निषेध, यानी मनाही। यानी चुनाव में न्यायालय क्या नहीं कर सकता? कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुकदमा नंबर कितने अंकों का होता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे बीबीआई में, याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? मुकदमा नंबर कितने अंकों का होता है? भारत सरकार के विधि व न्याय विभाग द्वारा कोर्ट के सहयोग से ऐसी जानकारी दी जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में सरकारी वकील अजय दिगपाल बताते हैं कि जैसे ही कोई केस फाइल की जाती है तो 16 डिजिट का सीएनआर नंबर मिल जाता है। कितना नंबर का? 16 नंबर का सीएनआर मिल जाता है, साथ ही केस नंबर भी मिल जाता है। तो उम्मीद है मुकदमा कितने अंकों का होता है? जरा बोल दीजिएगा। 16 डिजिट का होता है। कितना डिजिट का होता है भाई? कितना अच्छा प्रश्न है। सिविल सूट और रीट याचिका में क्या अंतर है? कितना सुंदर प्रश्न ये भी है। सिविल कोर्ट से संबंधित प्रश्न है। सिविल कोर्ट से संबंधित प्रश्न एक बार पढ़ लीजिएगा कि सिविल सूट और रीट याचिका में क्या अंतर है। तो देखिए दलीलें, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दलीलें और रीट याचिका या प्रति शपथ पत्र अलग अलग होते हैं। वाद पत्र या लिखित बयान में तथ्यों का अभिवचन किया जाता है, लेकिन रीट याचिका में तथ्यों और उनके प्रमाण के लिए साक्ष्य का भी अभिवचन किया जाता है। दोनों में अंतर समझ में आया कि सिविल सूट और रीट क्या है? रीट याचिका में क्या अंतर भाई? तो वाद या लिखित बयान में तथ्यों के अभिवचन उसके वचन के अनुसार किया जाता है, लेकिन रीट याचिका में तथ्यों और उनके प्रमाण के लिए साक्ष्य का भी अभिवचन किया जाता है। उनके माने है ना, साक्ष्य के रूप में उसके बोलते समय देखा जाता है। ये दोनों में अंतर है ना। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दलीलें और रीट याचिका या प्रतिशपथ अलग अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं।
वाद या लिखित बयान में तथ्यों का विवेचन किया जाता है, जबकि रीट याचिका में क्या होता है, तथ्य और उनके प्रमाण के लिए साक्ष्य का भी यानी कोई प्रूफ खोजता है ना। बोलते वक्त क्या चाहिए, जो बोला वह सही है या नहीं है उसके प्रमाण भी चाहिए उसको। अनुच्छेद 323A का क्या है भाई, तो अनुच्छेद 323A संसद को संघ या किसी राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में लोक प्रशासन और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और प्रशासन की स्थिति से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा न्याय निर्णयन या सुनवाई के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। क्या कहता है, अनुच्छेद 323A जो होता है संसद को, किसको, संसद को संघ या किसी राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में, यानी संघ है ना, संघ या किसी राज्य के क्रियाकलाप माने वहां के जो कार्यभार हुए है ना, कार्य हो गए, संबंध में लोक प्रशासन और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति, जो उन पदों पर नियुक्त हुए, नियुक्ति और प्रशासन की स्थिति से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा न्याय निर्णय या सुनवाई के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अब जैसे मान के चलिए कि अब देखे होंगे कि आप कोई मान ली दरोगा गया, अभी आप देखे कुछ समय यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि शराब पकड़ने के लिए एक महिला दरोगा गई, उसके साथ एक पुरुष दरोगा भी था और कुछ सिपाही बटालियन थे, और सभी को गांव वाला क्या किया, दौड़ा दौड़ा के मारा। तो भाई उसके भी तो अपने कुछ पावर होनी चाहिए ना, उस पर कुछ कानून होने चाहिए। किस तरीका का अगर जाता है और उसके ऊपर लोग लाठी चार्ज करता है या उसको दौड़ाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो फिर उसके लिए भी तो कुछ कानून है। तो ये कानून की प्रक्रिया भी किसमें वर्णित है, तो प्रशासन के लिए कानून प्रक्रिया 323A में वर्णित है। कॉप्स का क्या अर्थ है, देखिए कॉप्स पूछा जाता है कोर्ट में, कोर्ट में कॉप्स पूछा जाता है, ठीक है। कॉप्स यानी बहुवचन कारपोरा से बना है, क्या चीज से बना है जरा बताइए। कॉप्स शब्द जो है बहुवचन है और यह क्या चीज से बना, कारपोरा से बना। भाषा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित एक शब्द है, यह किससे लिया गया है, तो भाषा विज्ञान से लिया गया है। कॉप्स शब्द कहां से है भाई, तो भाषा, पूछ दिया कि कॉप्स शब्द, कॉप्स नाम का शब्द कहां से लिया गया, तो भाषा विज्ञान से लिया गया। तो भाषा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित एक शब्द है और यह पाठों के एक बड़े समूह आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रारूप में, कौन सा रूप में, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में को संदर्भित करता है, जिसे किसी भाषा या अधिक सटीक रूप से कहे तो भाषा के प्रकार का प्रतिनिधित्व माना जाता है और उसका विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जैसे मान के चलिए मोदी जी चले गए अमेरिका, अमेरिका का अलग भाषा है, मोदी चले गए टोक्यो, तो टोक्यो थोड़े मोदी जी टोक्यो का भाषा जानते हैं, तो वहां जो है उस भाषा का विश्लेषण करना, उस भाषा का विश्लेषण करना, मोदी जी जिस तरीका से अपनी भाषा में समझे उसको, वही है हमारा कॉप्स। वही क्या है, तो भाषा विज्ञान से लिया गया। कहां से लिया गया, भाषा विज्ञान से। तो जो भाषा विज्ञान के जानकार होंगे, जो भाषा विज्ञान के जानकार होंगे वो इसका प्रयोग करते हैं भाषा को क्या करने के लिए, सुगमतम प्रदान करने के लिए, सरलतम बनाने के लिए। रीट 1 क्या है, देखिए रीट एक दस्तावेज या आदेश होता है। सबसे पहले समझिए, पूछ दिया कि रीट क्या होता है, देखिए यहां से समझिएगा, प्रश्न है, रीट से आता प्रश्न, शायद आपसे पूछे गए थे पैनल वाले में, वो कैसा पूछा था आपसे रीट के बारे में कि रीट क्या है, तो रीट एक दस्तावेज या आदेश होता है। रीट क्या होता है, एक दस्तावेज या क्या होता है, आदेश होता है, जो किसी न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा, किसी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही का निर्देश देता है। बोलता है कि रीट जारी हुआ, आपने याचिका दिया तो उसका रीट जारी हुआ, आदेश जारी हुआ फलानमा को पकड़ने का, फलानमा तो अभी यही घूम रहा है, तो कैसे याचिका दिया था और कैसे तुम कह रहे हो कि कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। तभी उधर से कोई रीट जारी हुआ, कोई आदेश जारी हुआ, तो कोर्ट के द्वारा क्या कहता है, रीट एक दस्तावेज आदेश होता है जो किसी न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही का क्या देता है, निर्देश देता है। आपने जो मुकदमा दायर किया तो उधर से क्या उसका रिस्पॉन्स निकला, है ना, वही हमारा रीट होता है। क्या होता है, रीट होता है। यह क्षेत्राधिकार या प्रशासनिक शक्ति वाली किसी संस्था द्वारा किसी अन्य पक्ष को निर्देश प्रदान करता है। अब जैसे कोर्ट का है, आप समझिएगा, अब कोर्ट का जैसे मान के चले मैंने किसी पर मानहानि का दावा कर दिया कि भाई हमको पढ़ाते वक्त ऐसा किया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया,
है ना, ये जो मेरे व्यक्तिगत मेरे जो हमारे जो अपने जो स्टेमिना है ना, उसको मतलब है ना खत्म करने का काम किया, जो अपने मेरे पर्सनल जो एक्टिविटी है, मेरे मान मर्यादा है, उसको हनन करने का काम किया, तो मैंने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, एक याचिका दे दिया, है ना, पिटीशन दे दिया कि उसको पकड़ा जाए। अब पता चला कोर्ट आदेश दिया किसको भाई, तो आदेश किसको भेज सकता है, वो या तो कोई संस्था को भेजेगा जिसके द्वारा ऐसा किया गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, या फिर प्रशासन को भेज देगा सीधे थाना में कि जाओ रे फलनमा के पकड़ो जा करके, फलनमा इसे से किया है, अभी तक वो आया नहीं हाजिर होने के लिए, वही रीट है, वही क्या है, तो कोर्ट के द्वारा आदेश ही क्या कहलाता है, रीट कहलाता है। तो रीट के 3 प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन भाई, तो एक नोटिस, दूसरा समन्स और तीसरा वारंट। आ रहा है समझ में। याचिका का पूरा अर्थ क्या होता है, देखिए आ गया, याचिका का पूरा अर्थ क्या होता है भाई, याचिका किसी कार्य के लिए किया गया अनुरोध, है ना भाई। अब जैसे मैंने याचिका दायर किया कि सर मैंने कुछ समय पहले मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक उसका कोई फल निकलकर नहीं आया है ना, कोई फल निकलकर नहीं आया, तो कृपया उसको पकड़ा जाए, वो आकर के मेरे घर पे धमका रहा है, मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मुझे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मुझे टॉर्चर कर रहा है ना। तो वही दस्तावेज कोर्ट में क्या देना, पिटीशन देना। पिटीशन का मतलब क्या हो गया, दया, याचिका देना, दया वाला बात बताना कि भाई हम मजबूर आदमी हैं, हम पर दया दिखाया जाए और फलनमा को पकड़ के लाया जाए, यही हमारा क्या कहलाता है। तो याचिका किसी कार्य के लिए किया गया अनुरोध जो आमतौर पर किसी सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक संस्था को संबोधित होता है। किसी देवता से की गई याचिकाएं प्रार्थना का एक रूप होती है, जिसे याचना कहते हैं, उसको याचिका नहीं कहते। क्या कहते हैं, हम देवता से कुछ मांगते हैं तो हमारा याचना होता है, या देवता भी हमसे बोले ना कि फलनमा आया था, एक बूढ़ी आई थी और वो कह रही थी कि बेटा तुम दे दो तो तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, तो बोले काहे दे दिया उसको भाई, हो सकता है कोई देवता का रूप हो, है ना, कोई भगवान का रूप हो और तुमसे याचना कर रहा हो। तो याचना और याचिका में फर्क है। याचिका कहाँ दिया जाता है, कोर्ट में, जबकि याचना किसी से भी किया जा सकता है, किसी धार्मिक रूप से, ठीक है ना, जिसे याचना कहते हैं। आनी धार्मिक शब्द, याचना कैसा शब्द है, एक धार्मिक शब्द है जो किसी के द्वारा मांग के लिए, अब मान के चले आपसे, अब मैं पढ़ा रहा हूं और आपको बोलूं कि आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिएगा, आप आज मुझे समोसा खिलाए, तो ये मेरा क्या हो गया, याचिका हो गया कि याचना हो गया। हम देखना चाहते हैं भाई आप मेरे प्रति कितना समर्पित है, ठीक है ना। तो अभी तक तो कोई आवाज नहीं आया कि चलिए सर खिलाते हैं समोसा है ना। तो कोर्ट में याचिका देना होगा हमको कि हम बोले थे पढ़ाते वक्त विद्यार्थी को कि समोसा खिलाए, लेकिन वो खिलाए नहीं, है ना, तो वो मेरा याचिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और आपसे मैंने बोला वो क्या है, याचना है, क्या है, बोले क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आम बोलचाल की भाषा में याचिका किसी अधिकारी को संबोधित और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज होता है। अब पता चला कि हम जैसे भाई याचिका हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम मान के चलिए उतना सक्षम नहीं उसे बदला लेने में, बराबर अगर रहते तो हम ही मौका तोड़ के उसका ले लेते, लेकिन पता चला कि भाई वो दबंग है, हम उसका बदला नहीं ले सकते उसे, तो पता चला अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास हमने क्या डाल दिया, याचिका डाल दिया। क्लियर है। अब जैसे यही समझिए, मान के चले मैं यहाँ पढ़ा रहे और यहाँ के एक स्टाफ मान हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, हम देख रहे भाई हमसे अपर लेवल के हैं, तो हम उनसे नॉलेज के क्या करेंगे, डायरेक्ट सर को, डायरेक्टर सर को बोलेंगे, यही क्या कहलाएगा, इस तरीका से हमारा याचिका कहलाएगा, है समझ में। चलिए सीआरपीसी की धारा 118 क्या है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर किसी भी मामले में जब संबंधित अदालत में या पुलिस को किसी शख्स के बारे में सूचना मिलती है, उसी व्यक्ति को छोड़े जाने को लेकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता क्या कहलाती है, सिर्फ 83 की धारा 118 में परिभाषित किया गया है। जैसे किसी को पकड़ लिए और फिर उसको भैया गया ना, बोला कि आया लेकर के वकील के भाई इसको छोड़ दीजिए, इसका है ना, नहीं होता है, देखे होंगे, अभी लाके अभी बंद किए और फिर उधर से छोड़ वाले कागज लेके आ गया, वही हो गया कौन सा, धारा 118, सीआरपीसी की धारा 118 है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। किसी भी मामले जब संबंधित अदालत में या पुलिस को किसी शख्स के बारे में सूचना मिलती है, उसी व्यक्ति को छोड़े जाने को लेकर अपनाए जाने वाले। अब जैसे मान के चले भैया पकड़ के ले गए, पुलिस को सूचना मिली कि भाई छोड़ दो उसको, कोर्ट से बेल हो गया है, तो पुलिस क्या करेगी,
पुलिस अभी बंद के लिए है और उसका कोर्ट से आधा जज वकील क्या लेके जाता है? आप देखे फिल्मों में वगैरह भी सब देखते होंगे कि अभी पकड़ के पुलिस लाया बंद किया, उधर से वकील आ गया कि देखिए हम कोर्ट से इसका बेल का ऑर्डर लेके आए, भैया इसको छोड़िए, तो पुलिस मजबूर हो जाता है। ये सुनो, समझा किनारे, यही हो गया। तो ये हो गया 118 में। रीट कौन जारी करता है भाई? ये आदेश कौन जारी करता है? न्यायालय। कौन करेगा? तो रीट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, किसके? आम जनता के लिए रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय। कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय द्वारा जारी कानूनी आदेश है। ये कहां से रीट जारी होता है? सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से। रीट के 5 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन है भाई? तो बंदी है, प्रत्याक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, निषेध और अधिकार परीक्षा है। तो पूछ दिया कि रीट के कितने प्रकार हैं, तो कितने प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है ना। सीएनआर नंबर क्या होता है? देखे होंगे आप, जब बाइक वगैरह खरीदते हैं तो सीएनआर नंबर मिल जाता है। नहीं, कोर्ट में आप दायर करते हो मुकदमा तो आपको सीएनआर नंबर मिलता है ना। तो क्या है सीएनआर का? मतलब है केस नंबर। नहीं हो जाता है कि आप कैसे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा केस लॉन्च कर लिया गया, दर्ज कर लिया गया, तो हमको क्या मिल जाता है? वहां पे केस नंबर मिल जाता है। उसी का नाम क्या हो गया? सीएनआर नंबर। कौन सा नंबर जरा बोल दीजिएगा? सीएनआर नंबर। तो इसे अपने केस का विशिष्ट फिंगरप्रिंट समझे। क्या समझे? फिंगरप्रिंट समझे। इसी के आधार पर आपका कार्यवाही चलेगी। जिला और स्थानीय अदालतों में दायर किए गए हर केस को एक विशेष 16 अंकों का सीएनआर नंबर मिलता है। देखिए बताया गया ना। यह नंबर आपके केस के व्यक्तिगत पहचान पत्र की तरह है, जो आपको अपने कानूनी मामले से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने में क्या करता है? मदद करता है। तो नंबर के अनुसार से ही काम आप कैसे पता चले? बहुत सारे केस आते हैं, तो आपका केस कितना नंबर है तो सीएनआर नंबर से पता चलेगा। ऐसा। अच्छा बताइए, प्रश्न कैसा लग रहा है? प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है कि नहीं है? अब जैसे खास करके सीएनआर नंबर वाले, ये सब कॉमन क्वेश्चन है कि नहीं? जरा बोलिए, कॉमन क्वेश्चन है कि नहीं है? अरे प्रश्न पूछे जाने वाले क्वेश्चन से बिल्कुल। परमादेश कब जारी किया जाता है? देखिए अभी आया था परमादेश का मैटर। तो परमादेश कब जारी किया जाता है? तो कहता है कि परमादेश उस अवस्था में जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपनी कार्य सीमा का अतिक्रमण अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। यह आदेश न तो प्रकृति जारी किया जाता है और ना ही आधिकारिक के रूप से जारी। देखिए आप देखे होंगे, आप मान के चलिए कि आप अभी डीएम है और आप जा रहे डीएम से, डीएम की गाड़ी से आपकी गाड़ी टकरा गई। जा रहे भाई, आप आ रहे हैं, डीएम रास्ते से जा रहा है, अब उसकी गाड़ी आपकी गाड़ी टकरा गई, तब तो पावर में है, पावर में है। तो पता चला आप आईडी वाईडी ले लिया और कहा कि आप इतना हमको ऐसे करो वैसे करो, जो हम बोलते हो करो, थूक चाटो ये करो। बोले हम क्यों चाटे भाई, ये आम रास्ता है, आपकी भी गलती है। अब डीएम है तो क्या है? तो अच्छा तो डीएस मुंह लगाएगा? दिखाओ इसका लाओ आधार निकाल के, कहां का है रहने वाला, चल इसका घर तोड़वाओ। पहले गया, पता चला 4 को पुलिस को लेकर के अब तो घर तोड़वा रहा है। तो वही क्या कल है आपका? है समझ में? जिसका कि आदेश नहीं मिला फिर भी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। अपने अधिकार का क्या कर रहा है? अब जैसे मान के चलो योगी जी को ले लेते हैं। अब योगी जी क्या करते हैं? सजा देना कोर्ट का काम है, लेकिन वो क्या करते हैं? अपने डायरेक्ट बुलडोजर चलवा दिए। डायरेक्ट पता चला कि बस जब मारा उसको, वो एक पैर में मारा तो दोनों पैर में मारा उसको। उत्तर प्रदेश यही नहीं हो रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बदमाशी करता है तो क्या करो उसको? न्यायालय जाने देता कहां है? वहां की पुलिस न्यायालय कहां लेके जाता है? तो रास्ते में पूरा जो है एकदम इनकाउंटर कर देता है। ये किसके आदेश पर? वहां के मुख्यमंत्री। क्या कोर्ट का आदेश है? कोर्ट का आदेश नहीं है। कभी प्रशासन को आदेश नहीं देता कि आपको किसी भी तरह का, केवल कोर्ट का, पुलिस का काम है पकड़ना, ना कि उसको सजा देना। सजा देने का काम किसका है? कोर्ट का है। जबकि योगी जी के राज्य में क्या हो रहा है? वहां उत्तर प्रदेश में कोर्ट तक बंदा पहुंचता ही कहां है? देखेंगे ना अभी, अब जैसे आप देखिए अभी गया जो कोर्ट में जो मारा गया, कि मुसलमान जो थे 3 भाई 2 भाई, कोर्ट पेश होने जा रहा था और कोर्ट पेश होने जा रहा था, पता चला अगर पहले शूट कर दिया मार के। ये क्या हो गया है ना भाई? तो कुछ लोग को अच्छा भी लगता है, कुछ को बुरा भी लगता है। कुछ को क्या लगता है? अच्छा भी लगता है और कुछ को
बुरा भी लगता है। बोले क्लियर है? आर्टिकल 233 में क्या है भाई? तो कहता है कि आर्टिकल अनुच्छेद 233 में भारतीय संविधान 1950 किसी राज्य में जिला न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उनकी पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाएगी। समझा आपने? क्या समझा? 233 में क्या वर्णन है कि भारतीय संविधान 1950 के अनुसार, संविधान भारत 1950 को लागू हुआ था, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश बनने के लिए अगर कोई चाहे कि हमको जिला न्यायाधीश बनना है, सिविल कोर्ट जज बनना है, तो व्यक्तियों की नियुक्ति बनने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति, उस व्यक्ति की नियुक्ति तथा उनकी पदस्थापना यानी कहां होगी, पदस्थापना और पदोन्नति, फिर उसके कैसे प्रोग्रेस होगा, कैसे प्रमोशन होगा, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा भाई? जो उस राज्य के राज्यपाल होंगे वही नियुक्त करते। पता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं, द्वारा उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो अब जो है जैसे राज्यपाल नियुक्ति कैसे करता है, अपने तो पावर नहीं है, वो उच्च न्यायालय का सहयोग लेते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से मिल करके और जिला के जो सिविल जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ये सुनो, आर्टिकल 144 क्या है? अधिधारा 144 क्या भाई? तो आपात स्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को धारा 144 लागू करने का अधिकार दिया गया है। धारा 144 के तहत उस क्षेत्र में किसी प्रकार का हथियार ले जाना भी गैर कानूनी है। जहां धारा 144 लागू है तो आप हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं। जहां यह लागू है, इस कानून का उल्लंघन करने वालों को क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह के अपराध के लिए आपको 3 साल तक की क्या हो सकती है? अब जहां धारा 144 लगा हुआ है तो वहां 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, है ना भाई? आप किसी तरह का कोई विपल्स नहीं ले जा सकते, और अगर ले जाते हैं पकड़ा जाते हैं तो आपको कितनी साल की सजा हो सकती है? तो 3 साल की आपको सजा हो सकती है। रीट का क्या अर्थ है? तो रीट का अर्थ होता है जगत की व्यवस्था, इसे प्राकृतिक नियम भी कहा जा गया है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात आदि इसी नियम द्वारा संचालित है। रीत वैदिक धर्म में सही और सनातन प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन के सिद्धांत को कहते हैं, यानी वह तत्व जो पूरे संसार और ब्रह्मांड को धार्मिक स्थिति में रखे या लाए, उसी को क्या कहते हैं? रीट कहते। तो रीट का 2 हो गया, एक कोर्ट से जो आदेश जारी होता है और धार्मिक में रीट पूजा की किसको कहते हैं? तो 2 बातें हैं। रीट का अर्थ क्या होता है? 2 तरह के रीट, एक धार्मिक और एक कानूनी। तो कानूनी में रीट क्या हो गया? जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है, आदेश जिसको कहिए। और एक रीट क्या हो गया भाई? तो जगत की व्यवस्था बनाने के लिए, बात तो वही हो गया। दीवानी संहिता क्या भाई? नागरिक संहिता अनुबंधों, संपत्ति, परिवार और दायित्वों से संबंधित निजी व कानून का संहिताकरण है। आमतौर पर जिस राज्य में नागरिक संहिता होती है वहां नागरिक प्रक्रिया संहिता भी होती है। नागरिक संहिता वाले कुछ राज्यों में निजी कानून के कुछ मुख्य क्षेत्रों को वाणिज्यिक संहिता में क्या किया गया है? संहिताबद्ध किया जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 243 जेड ए क्या है? अनुच्छेद 243 जेड ए क्या है भाई? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के एवं 243 जेड ए के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं की मतदाता सूची की तैयारी तथा इसके चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण यानी जांच पड़ताल जिसको कहिए, नियंत्रण, निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। यह किसके अंतर्गत भाई? तो 243 जेड ए के अंतर्गत इन सारी बातों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन क्या था भाई? कहता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राज्य की संचित निधि से, यानी जो राज्य के जो संचित निधि होता है ना, जो जमा पूंजी होता है, पंचायतों को निधियों का हस्तांतरण किए जाने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 243 आयु द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने भी राज्य के सकल कर राजस्व के निवल आगमन का 5% पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता की अनुस्तुति की। ये किसने वर्णित है? आपका 73वें संविधान संशोधन में। आर्टिकल 316 क्या है? क्या आया था 316?
तो अनुच्छेद 316 भारत का संविधान 1950, लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड 1 या खंड 3 में उपबंधित रीति से उसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकेगा। कोई व्यक्ति जो लोकसभा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा, यानी दोबारा उनको उस जगह पर नहीं रखा जाएगा। यह वर्णन किसके अंतर्गत में है, 316 के अंतर्गत में है। आर्टिकल 74 में क्या है, तो अनुच्छेद 74 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 कार्यपालिका में शामिल है, जो मंत्री परिषद के स्थापना व कार्य का वर्णन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए मंत्री परिषद की स्थापना करता है ना। किसमें भाई, तो 74 में। संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं, तो बहुत अच्छे प्रश्न है। आप इस प्रश्न को भी समझ के एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस संहिता के अंतर्गत कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं, जिनमें तुच्छ दंड से लेकर मृत्यु दंड दिए जाने तक का प्रावधान है। एक आम नागरिक के मन में जब भी मृत्यु दंड का नाम आता है, तब उसे धारा 302 ही याद आते हैं भाई, कि जहां मर्डर करेंगे तो कौन धारा चलेगा मेरे ऊपर, 302 वाला चलेगा। फौजदारी विधि संहिता कब लागू हुई, इसे 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। यानी बना क्या था, ये कब कानून बना भाई, तो बना ये 1 अप्रैल को लागू हुआ, 1973 में अधिनियम किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को जाकर के लागू, बना 73 में और लागू 1 अप्रैल 1974 को हुआ। यह अपराध की जांच, संदिग्ध अपराधियों की गिरफ्तारी, साक्ष्य संग्रह, अभियुक्त के दोष या निर्दोषता का निर्धारण और दोषियों की सजा के निगरान के लिए तंत्र प्रदान करता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई, फौजदारी विधि संहिता, है ना, तो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। फौजदारी विधि संहिता क्या कब लागू हुई, तो यह 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई। बना था 73 में, लागू हुआ 74 को। क्या है, तो यह अपराध की जांच करता है कि भाई ऐसे नहीं कि अपराधी को सजा दिया जाए, सबसे पहले उसका अपराध क्या है इसकी जांच किया जाता है, उसके संदिग्ध अपराधों की गिरफ्तारी और उससे जुड़े किसके किसके तार हो सकते हैं उसके भी गिरफ्तारी, साक्ष्य संग्रह, फिर साक्ष्य जुटाया जाए कि जिसमें वो अपराध किया था उसके क्या क्या सबूत मिले हैं, तो साक्ष्य जुटाया जाता है। अभियुक्त जो दोषी होता है कि दोष या निर्दोषता का निर्धारण, तो साक्ष्य के आधार पर फिर दोष या निर्दोष का निर्धारण, दोषियों के सजा के निर्धारण के लिए तंत्र प्रदान करना ही क्या है, फौजदारी विधि संहिता है। क्लियर है। सिविल कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लीजिएगा। सिविल न्यायालय 3 स्तरों के होते हैं। इनके कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर है। क्या है भाई, जिला न्यायाधीश का न्यायालय सबसे ऊपर होता है और जिला मुख्यालय पर स्थित होता है। इसे अपने अधीन न्यायालयों के अधीक्षण का अधिकार होता है। अपने इनके नीचे जितने होते हैं सब उसके अंदर आते हैं। और यह न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों शक्तियों का, न्यायिक और प्रशासनिक, जिसको बोलते हैं दीवानी मामले और फौजदारी मामले का प्रयोग करता है। इसके पास आरंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के क्या होते हैं, क्षेत्राधिकार होते हैं। कौन न्यायालय, न्यायाधीश का न्यायालय, जिला न्यायाधीश का न्यायालय जो होता है, जिला न्यायाधीश का जो न्यायालय होता है। रीट संबंधी क्या प्रावधान है भाई, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रीट जारी कर सकते हैं। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रतिष्ठा। तो इन सभी स्थितियों में रीट संबंधी प्रावधान है कि सभी परिस्थितियों में रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 339 डबल ए का मतलब क्या है भाई, तो अनुच्छेद 340 डबल ए का प्रावधान क्या है, तो अनुच्छेद 300 डबल ए में एक प्रावधान है। क्या है प्रावधान, जिसके अनुसार उपराज्यपाल और मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में मामला समाधान के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
यानी मान के चलिए उपराज्यपाल और वहां के मंत्री जैसे जो नेतागण लोग हैं उनसे मतभेद हो गया, मन नहीं मिल रहा, लड़ाई हो गया, तो फिर वो मामला कहां पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और ये संवैधानिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि विवादों का समाधान उचित माध्यमों से हो और अंतिम निर्णय पर राष्ट्रपति का हो। यानी फिर वो मामला जब जाएगा तो राष्ट्रपति अपना साक्ष्य के अनुसार से फिर उस पर सुनवाई करेंगे, है ना, निपटारा करेंगे। सिविल केस में कितने चरण होते हैं? देखिए कितना बढ़िया है ना क्वेश्चन। सिविल केस में कितने चरण होते हैं भाई? कितने चरण होते हैं? तो सिविल केस के 7 चरणों के बारे में हमारी पूरी गाइड इस प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए सबसे बेहतरीन संसाधन है। कितने? 7 चरण। कितने चरण? सिविल केस के 7 चरण। कितने चरण? 7 चरण होते हैं। हमारे सिविल मुकदमेबाजी वकील आपको शिकायत दर्ज करने से लेकर अंतिम निर्णय तक हर चरण में मार्गदर्शन करेंगे। वो 7 चरण में जो 7 चरण का जो होगा उसमें आपका साथ कौन देगा? तो आपके जो वकील होंगे शुरू से लेकर अंत तक। सिविल कोर्ट का क्या उद्देश्य है? सिविल कोर्ट का क्या उद्देश्य? आप जा रहे हैं सिविल कोर्ट, बहुत ही प्रश्न आपसे दागा जा सकता है। यह प्रश्न आपसे दागा जा सकता है कि सिविल कोर्ट का क्या उद्देश्य भाई? तो सिविल कोर्ट एक न्यायिक न्यायालय है जहां न्याय होता है। जो विभिन्न प्रकार के सिविल मामलों के, सिविल मामला किसको कहते हैं? घरेलू मामले। सिविल मामले क्या है? पारिवारिक मामले, घरेलू मामले की सुनवाई करता है। सिविल कोर्ट का उद्देश्य सिविल मामलों के यानी घर वाले जो मामले की सुनवाई करना है और ये आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं करता। आपराधिक मामले हाई कोर्ट में किए जाते हैं। जो क्रिमिनल केसेस कहां होते हैं? हाई कोर्ट में। और हाँ सेशन कोर्ट में, ठीक है ना। और सिविल कोर्ट में नहीं होता। सिविल कोर्ट में पारिवारिक मामले होते हैं, फिर सेशन कोर्ट में आपराधिक मामले होते हैं, है ना। दीवानी मुकदमा यानी एक पारिवारिक मुकदमा यानी एक दीवानी अदालत में दायर किया जाता है, ठीक है। सिविल कोर्ट में कितने जज होते हैं? प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं? बोलिए, लिखिए। सिविल कोर्ट में मुख्यतः कितने जज होते हैं? तो क्या कहा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश सहित 29 अस्थायी न्यायाधीश हैं। क्या उचित प्रश्न है? हाँ, तो अभी अस्थायी लिख तो दिया कि अभी इतना है। अभी कहां का सिविल कोर्ट का अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि सब सिविल कोर्ट अलग अलग होता है। सब जगह तो इतने तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब जैसा जिला पटना जिला है तो बड़ा जिला है, तो यहां भी जो सिविल कोर्ट होगा उसके तो भाई ज्यादा जजेज होंगे। आपको छोटा जिला है ना, तो इस प्रकार से चलिए इसको देख लेते हैं हम आगे। सिविल जज और जज में क्या अंतर होता है? वेरी गुड आंसर क्वेश्चन, है ना भाई। वेरी गुड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिख लीजिए इसको एक बार। सिविल जज और जज में क्या अंतर होता है? तो जहां सिविल जज आपकी न्यायिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, वही जिला जज अधीनस्थ न्यायिक स्तर के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो शुरुआती केस होता है वो कौन देखता है? सिविल जज देखता है। और वही केस फिर आगे बढ़ जाता है तो फिर उसको अंतिम वाला कौन देखता है? जिला अधीनस्थ के चला, जो केस बड़ा हो गया तो फिर किसके पास चला गया? सीनियर के पास चला गया। तो देखते हैं, एक होता है एक साधारण जज होता है और एक सीनियर जज होता है ना। इन भूमिकाओं को समझना सिर्फ परीक्षाएं पास करने के लिए बारे में नहीं है, यह सही करियर पथ को चुनने के बारे में है। सिविल कोर्ट किन प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? देखिए आ गया ना प्रश्न, है ना भाई। सिविल कोर्ट किन मामलों की सुनवाई करता है? तो सिविल कोर्ट किन मामलों की सुनवाई करता है? तो सिविल कोर्ट उन विवादों की सुनवाई करता है जो व्यक्तिगत अधिकारों, संपत्ति, अनुबंध, पैतृक अधिकार, वाद विवाद या क्षतिपूर्ति जैसे नागरिक मामले से संबंधित हो। दीवानी न्यायालय का कार्य आपराधिक अपराधों पर नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों और निजी विवादों के केंद्रित होता है ना। जमीन जायदाद का विवाद, पैतृक संपत्ति का बंटवारा, अनुबंध से संबंधित विवाद, किराएदारी विवाद, हर्जाने के दावे, इन मामलों में सजा नहीं बल्कि राहत जैसे संपत्ति पर अधिकार, क्षतिपूर्ति आदि दी जाती है। अब जैसे पता चला भाई, अब पता चला कि जैसे रोड जा रहा है, मतलब घर तरफ से रोड निकल रहा है, अब हमारा वह रायती जमीन है,
वहां पर गांव वाला कह रहा है कि नहीं, यहां से रोड पास होगा, तो पता चला हमारा जमीन बिना मेरी मर्जी से 2 डिग ले लिया, अब हम कोर्ट में केस कर दिए, तो फिर वो क्या करेगी सरकार? उसको उन लोगों से फिर जमीन, मतलब जमीन का जो मुआवजा है वो दिलवाएगी, है ना? वही है आपका सिविल कोर्ट। सिविल वाद दायर करने की प्रक्रिया क्या है? अरे सिविल मुकदमा कैसे दायर किया जाता है? सिविल मुकदमा कैसे दायर किया जाता है भाई? तो सिविल वाद दायर करने के लिए वादी जो मुकदमा करने वाले होंगे को दीवानी न्यायालय में एक लिखित वाद पत्र यानी एक प्लेन देना होगा, प्रस्तुत करना होता है, जिसमें विवाद के तथ्य क्या, आपको क्यों आखिर भाई आप केस कर रहे हैं, मांगी गई राहत और आवश्यक साक्ष्य दर्ज कर रहते हैं। आपसे साक्ष्य मांगा जाए, कैसे कहिएगा कि आपको मारने का प्रयास किया था, कैसे कहेगा मेरा जमीन हड़प रहा है, तो कुछ प्रूफ दिखाइए, है ना? व्याख्या में जैसे प्रक्रिया सामान्यतः इस प्रकार होती है, वाद पत्र तैयार कर कोर्ट में दाखिल करना, कोर्ट फीस जमा करना, प्रतिवादी को समन जारी करना, जिस पर केस किया जाएगा उसको नोटिस भेजा जाएगा, दोनों पक्षों की सुनवाई फिर होगा, बुलाया जाएगा, साक्ष्यों की जांच होगा, न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत है? सिविल वाद दायर के अंतर्गत है। सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में मुख्य अंतर क्या है बताइए? सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में मुख्य अंतर क्या है? तो सिविल कोर्ट के नागरिक अधिकार हो, सिविल कोर्ट में क्या होता है? दीवानी मामले आते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट में क्या आते हैं? फौजदारी मामले आते हैं, तो निपटारा करता है। जबकि क्रिमिनल कोर्ट जो होता है, जो फौजदारी मामले का, आपराधिक मामलों का क्या करता है? जैसे चोरी, हत्या, सुनवाई करता है। चलिए, क्लियर है? देखिए सिविल में क्या क्या आएगा? निजी विवाद, संपत्ति अनुबंध, अपराध कानून व्यवस्था, सेहन आदि, अपराध कानून, ये सब आ जाएगा किसमें? आपराधिक मामले में आएगा। क्षतिपूर्ति, वादी बनाम प्रतिवादी, कारावास, जुर्माना, इसमें क्या मिलेगा, है ना? इसमें आपको सजा नहीं होता, सिविल कोर्ट में सजा उसके क्षतिपूर्ति होती है, जबकि क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है? जुर्माना भी मिल सकता है, दंड भी दिया जा सकता है, कारावास भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने ग्रुप में शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ जो कोई भी सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा मतलब इंटरव्यू में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो वरदान साबित हो, लाभान्वित हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके मेरे हौसलों को जरूर बढ़ाइएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,